गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 13। अभी तक हमने कुल मिलाकर 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं और आशा है कि ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी में बहुत ही सहायक रहे होंगे। आप इन प्रैक्टिस सेट को बड़ी ईमानदारी के साथ सॉल्व करते रहें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें कि कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। आप अच्छे से करेंगे तो आपकी तैयारी में ये बहुत सहायक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है? आप साथ के साथ आंसर भी करते रहें तो ये लगेगा कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। काफी बच्चे बहुत अच्छे आंसर भी कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन, यह विद्यार्थी की झिझक और संकोच दूर करता है। यह विद्यार्थी की ऊर्जा बचाता है। विद्यार्थी समझ एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करते हैं। यह विद्यार्थी में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है। तो ये मौन पाठ है। मौन पठन पठन होते हैं सस्वर पठन, सस्वर वाचन, जैसे वाचन पढ़े होंगे। पाठ पढ़ना और वाचन करना एक ही बात होती है। तो मौन पठन कैसा होता है? मौन पठन कि हम कोई सब्जेक्ट है उसको या कोई कहानी है उसको हम शांति से मौन रहकर पढ़ रहे हैं, है ना। आवाज नहीं निकाल रहे हैं। जिसमें आवाजें करेंगे बच्चे पढ़ेंगे तो उसे सस्वर पठन कहेंगे। यह मौन पठन है। तो मौन पठन का लाभ क्या नहीं है? यह विद्यार्थी की झिझक और संकोच दूर करता है। इसका तो मौन पठन से कोई संबंध नहीं है ना। यह विद्यार्थी की ऊर्जा बचाता है। तो मौन पठन ऊर्जा बिल्कुल बचाता है। बोलने में काफी ऊर्जा वेस्ट होती है। ऊर्जा जब हम बोलते हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होती है कि नहीं होती है? आप लगातार बोले तब देखें आपकी एनर्जी कितनी लो हो जाएगी, है ना। तो यह विद्यार्थी की ऊर्जा बचाता है। तो मौन पाठ का ये लाभ है कि वो इससे विद्यार्थी की ऊर्जा बचती है। विद्यार्थी समझ एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करते हैं। शांति से पढ़ेंगे तो वो उस पर चिंतन करते हैं, समझ में भी आता है। ऐसा देखा हुआ होगा कि क्लास में अगर बुक रीडिंग कराई जाए तो आप खड़े होकर बोलते चले जाते, उसको अर्थ को नहीं समझते। लेकिन वही अगर पाठ आपने शांति से बैठ के पढ़ा तो उसमें आपको समझ में भी आएगा, है ना। अर्थ भी ग्रहण कर पाएंगे उसका। तो ये फायदा है मौन पठन का। यह विद्यार्थी में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है। मौन पठन से जो विद्यार्थी में स्वयं अध्ययन करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। बच्चे को अध्ययन के प्रति रुचि जागृत होती है। मौन पठन से स्वयं अध्ययन करेगा। तो इसमें कौन सा लाभ नहीं है? कौन सा आपको लग रहा है? ये ऑप्शन नंबर ए, यह विद्यार्थी की झिझक और संकोच दूर करता है। जो मौन पठन है ये मौन पठन ये नहीं करता। इसका झिझक और संकोच से कोई मतलब नहीं है। अगर एक बच्चा है वो सस्वर पठन नहीं कर रहा, किसी के सामने खड़े होकर नहीं बोल रहा, लेकिन मौन पठन बहुत अच्छा करता है, तो उसकी झिझक और संकोच दूर होंगे क्या? मौन पठन से नहीं होंगे, है ना। तो ये हमारा लाभ नहीं है। तो राइट आंसर आपका ए है, यह विद्यार्थी की झिझक और संकोच दूर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? अब जो हम पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं उसका कौन सा मूलभूत मानदंड नहीं है? भाषा एवं शब्द भंडार, ये तो मानदंड है। विषय वस्तु तो अच्छी हो तभी अच्छी पुस्तक मानी जाती है। शैली एवं योजना, एक पुस्तक जो होती है उसकी शैली भाषा शैली और योजना पर ही आधारित होती है। मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना, तो ये मूलभूत मानदंड हो सकता है क्या? मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना कि बहुत अच्छी, ऊपर से बहुत अच्छी हो, कि उसका मुद्रण छापी बहुत कलर्ड हो और रंगीन हो, कि मतलब अट्रैक्टिव हो उसकी तरफ, लेकिन अंदर उसका मैटर अच्छा ना हो। तो क्या ये मानदंड होगा इसका किसी बुक का? कहावत भी है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो कवर को देखकर हम किसी किताब को जज नहीं कर सकते। क्या उसके आवरण से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की पुस्तक है? तो ये कोई मूलभूत मानदंड में नहीं आता, है ना। तो मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना मूलभूत मानदंड में नहीं आता। ठीक है, अच्छा है मुद्रण, अगर अच्छा है तो अच्छी बात है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। और ये सारे मूलभूत मानदंड आपके हैं, मूलभूत मानदंड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन का सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द चुनिए। बेटा आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी?
नूतन, नित्य, प्राचीन, नवीन, इनमें से कौन सा सही आंसर है? अगर आपको अर्वाचीन का अर्थ पता होगा तभी आप विलोम शब्द सॉल्व कर पाएंगे, विलोम शब्द तभी तो पहचान पाएंगे। अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक या नया, आधुनिक या नया, ये अर्वाचीन का अर्थ होता है। अब इसका अर्थ क्या होगा आप बताएं कमेंट बॉक्स में। नूतन होगा, नित्य होगा, प्राचीन या नवीन? तो बेटा आपका जो राइट आंसर है वो है प्राचीन। प्राचीन का होता है पुराना, प्राचीन का अर्थ क्या होगा? पुराना, पुराना। नूतन मतलब नया ही होगा, नित्य माने रोज, प्रत्येक मतलब नित्य का मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन, रोज। नवीन का मतलब नया। तो अर्वाचीन के ये तो सारे समानार्थी हो गए है ना। ये आपका राइट आंसर होगा प्राचीन। विलोम शब्द अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन। और मेरा एक सजेशन है आपको, बहुत ध्यान से उससे सुने कि आप पेंसिल नहीं, पेन और कॉपी साथ में अवश्य रखा करें, है ना। पेन कॉपी साथ रखकर बैठिए तो आप नोट करते रहेंगे मेन पॉइंट्स। इसको आप मानेंगे तो आपके बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे इन सारी क्लासेस से। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व तो करते ही हैं, उसके साथ साथ डबल फायदे हो सकते हैं कि आप नोट्स बना लें। जैसे अर्वाचीन का एक नया विलोम मिल गया, प्राचीन, है ना। ऐसे मेन पॉइंट्स आपके नोट होते जाएंगे तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। जब एग्जाम देने से पहले आप उसको रिवाइज करेंगे तब उसका आपको फायदा मिलेगा कि आपने मेन जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपने पढ़ लिया, है ना। आसानी होगी आपको उसमें। वर्णनातीत का अर्थ है अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन, वर्णन से परे। तो वर्णनातीत का अर्थ क्या होगा? अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन या वर्णन से परे। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें, ठीक है। इस तो वर्णनातीत का आंसर होगा वर्णन से परे। जो वर्णन के योग्य न हो, वर्णन से परे हो, उसको कहेंगे वर्णनातीत। अवर्णनीय हो, अवर्णनीय, अवर्णनीय, जिसका वर्णन न हो सके वही होगा वर्णनातीत, ठीक है। वर्णन से परे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? धातु होता है क्रिया का मूल रूप। धातु किसे कहेंगे? क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। जैसे मूल धातु है पठ, है ना, या पढ़, और इससे बन गया क्रिया पढ़ना। इससे क्या बन गई? क्रिया पढ़ना। पठ धातु है, उससे बन गई क्रिया पढ़ना या पढ़। हिंदी में कहेंगे पढ़ और संस्कृत में कहेंगे पठ धातु। तो धातु होती है क्रिया का मूल रूप। तो कौन सी धातु है जिससे भाषा शब्द मिलकर बना है? भाष्य, भास, भाष, भास। अब ये तीनों सा यहाँ पर प्रयोग हो गए। इन सा के नाम भी आपको बताने हैं। चलिए आप बताइए इन तीनों सा के नाम। इस सा को क्या कहेंगे? अब ये नहीं चलेगा षटकोण वाला सा। आपने हिंदी पढ़ ली है तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। ये है आपका तालव्य सा। तालव्य सा तालु से बोला जाता है। ये है आपका दंत सा, दंत्य सा, ये अदंत से बोला जाता है। ये है आपका मूर्धन्य सा। ये एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। इनके उच्चारण स्थान किस वाले सा को क्या कहते हैं? तो मूर्धन्य सा, दंत्य सा या ये तालव्य सा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी, भास धातु से बना है। भाषा शब्द भास धातु से बना हुआ है और भास का अर्थ होता है कहना। कहना एक क्रिया है या बोलना, एक क्रिया ही तो है, वर्ब तो है। तो उसका मूल रूप है भास। भास धातु से ही बना है भाषा शब्द आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सघोष महाप्राण ध्वनि है ख, घ, ज या ठ? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, या सी या डी? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें। ये मैंने कई बार आपको बताए हुए हैं। घोष, सघोष, महाप्राण, अल्प प्राण, ये आपको मैंने क्लास में बताए हुए हैं। और वर्णमाला की क्लास में आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेंगे। अल्प प्राण, महाप्राण, है ना। प्राण वायु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है अल्प प्राण, महाप्राण, और स्वर तंत्रियों के आधार पर घोष, अघोष का वर्णन है।
तो वहाँ स्वर के भेद पढ़ेंगे आप। स्वर के अल्प प्राण में क्या आएगा, मैंने कल ही आपको ट्रिक बताई थी, 1 3 5, 1 3 5 अल्प प्राण में। अब बचे कौन से, महाप्राण में। महाप्राण में बचे आपके 2 4, है ना। अब साथ में सघोष भी हो। अब सघोष और अघोष हमें पता होने चाहिए, सघोष और अघोष। तो सघोष में हमने क्या बताया था आपको, 3 4 5, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड सघोष में आएगा। और अघोष में आपका कौन सा आएगा, कौन से बचे आप, 2, 1 और 2, है ना। और सभी स्वर और य र ल व ये आपके स्वर इसमें आएंगे, सभी स्वर। और ऊष्म व्यंजन अघोष में आ जाएंगे, स्वर, ठीक है। तो कौन सा वर्ड है खा, खा कौन सा है, दूसरा वर्ड है। क ख ग घ ये चौथा वर्ड है। ज आपका च छ ज तीसरा वर्ड है, च वर्ग का। ठ ये आपका ट ठ दूसरा वर्ड है। तो सघोष में भी चौथा आ रहा है, महाप्राण में भी चौथा आ रहा है। तो ये सघोष और महाप्राण हो जाएगा। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा, सघोष और महाप्राण, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है बेटा, राइट आंसर आपका घा होगा। चौथा वर्ड कौन सा है, घा। तो आपका राइट आंसर है घा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग लगे पर पानी कहाँ में लोकोक्ति का अर्थ है। हाँ यहाँ तक होगा, यहाँ तक, ठीक है। आग लगे पर पानी कहाँ, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होगा, आग लगे पर पानी कहाँ। आग तो लग गई लेकिन पानी कहाँ है, इसका अर्थ क्या होगा, कलह में कभी सुख नहीं होता, मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती, वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती, इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर कौन सा लग रहा है, ए बी सी या डी। आप कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दें। इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आग लगे पर पानी कहाँ, कि आग लग गई या पानी कहाँ है। तो इसका अर्थ क्या होगा, ये कहाँ प्रयोग करेंगे लोकोक्ति का, कि वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिले, यानी कि आग लगे पर पानी कहाँ है, तो ये वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती, यही इसका राइट आंसर होगा। इस लोकोक्ति का अर्थ है वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन्न में, गर्व करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। अब इसके थोड़े अर्थ को समझेंगे तब हमें इसका जो रस है, भाव है, वो पता चल जाएगा। भाव पता चल जाएगा तो रस पता चल जाएगा, है ना। सबके स्थायी भाव आपको रट जाने चाहिए। जो रस के स्थायी भाव हैं, आप स्थायी भाव रट लेंगे तो आपको रस आसानी से पहचान में आ जाएगा। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन्न में, गर्व करे क्या इतना। कि मन तो कैसा है, कागज का पुतला है, और इसमें बूंद पड़ जाए वैसे ही विनाश हो जाता है, इस पर गर्व क्यों करना, है ना। तो ये पंक्ति जो लिखी है वो कबीर जी ने लिखी है। इसको भी आप नोट कर लेना, इतना लिख लेना, मन रे तन कागज का पुतला। इस तरह इतनी आ जाती है, पंक्ति पूछ लिया जाता है परीक्षा में, ये किसकी पंक्ति है, तो ये कबीर जी की पंक्ति है। यहाँ पर भक्ति रस होगा, शांत रस होगा, वात्सल्य रस होगा या वीर रस होगा। किसी की भक्ति कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, है ना। भक्ति का भाव है क्या, रति का भाव है, नहीं। यहाँ पर जो रस होगा, वात्सल्य बचपन का वर्णन है, किसी वात्सल्य रस का वर्णन है, नहीं है। वीर रस उत्साह की भावना है, नहीं है। वात्सल्य रति, वात्सल्य इसमें यही स्थायी भाव होगा, वात्सल्य या उसको कहेंगे रति, ठीक है। भक्ति में भी रति होता है, भक्ति भाव होता है, भक्ति भाव इसमें रति होगा। श्रृंगार रस में भी रति ही स्थायी भाव होता है। शांत भाव में, शांत रस में निर्वेद होगा, शांत रस में आपका निर्वेद। जो वैराग्य से संबंधित हो कि मन तो कागज का पुतला है, इस पर क्यों गुमान करना कि सब चीजें छोड़ो, है ना। वैराग्य की भावना जहां उत्पन्न हो, वैराग्य इसमें स्थायी भाव है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शांत रस है। मन रे तन कागज का पुतला, ये पंक्ति कही है कबीर ने। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न बन गए।
और दो क्या ज्यादा ही प्रश्न बन गए। शांत रस का स्थायी भाव पूछ लिया जाए तो आप बता लेंगे निर्वेद या वैराग्य, ठीक है। और इसको इस पंक्ति की रचना की है कबीर ने, तो ये भी आपका प्रश्न बन गया। आप अगर आप नोट कर रहे हैं तो इस पंक्ति को नोट कर लें, मन रहे तन कागज का पुतला और आगे लिख लें कबीर, ठीक है। तो आपका एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अब छंद पूछा है तो हम मात्राएं गिन लेंगे, है ना। दोहा, दोहा में हमें मात्राएं मालूम है, सवैया, चौपाई, सोठा। ये जो छंद है वो मैंने आपको 3 क्लासों में पढ़ाए हुए हैं, और प्ले लिस्ट में जाकर आप अवश्य देखें क्लास को, जिन्होंने ये क्लास नहीं ली है दोहा छंद की सॉरी, ठीक है। अब इसमें हम मात्राएं गिनते हैं, एक 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 एक, यानी कि लघु लघु, फिर यहाँ पर गुरु, यहाँ पर आपकी गुरु, लघु, गुरु, ठीक है। फिर ये नया चरण है, नया चरण, पहला चरण, ये दूसरा चरण, दूसरे चरण में एक एक, गुरु गुरु, और यहाँ लघु गुरु लघु, ठीक है। अब मात्राएं तो आप आसानी से लगा लेंगे, हाँ इनके ऊपर मात्राएं, कितनी मात्राएं हैं पहले चरण में, 1 2 3 4, 4 और 4 8, 8 5 13, तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 13। और दूसरे चरण में 2 2 और 2 4, 6 7 8 9 10 11, दूसरे चरण में आपकी 11 मात्राएं हो गई। आपको सीधा सा आंसर पता होगा, मैंने इतने बार क्लास में दोहा का प्रश्न रखा हुआ है, प्रैक्टिस सेट में दोहा के कई बार प्रश्न आ चुके हैं, या किसी भी छंद का प्रश्न आता है तो दोहा के बारे में अवश्य आ रहा है ज़्यादातर, तो दोहा के बारे में पता चल गया होगा। यहाँ पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं हो, वहां आपका दोहा राय होगा। दोहा इसका राइट आंसर है। सोठा इसका दोहा का उल्टा होता है, इसमें 11 13 का क्रम बनेगा, चौपाई में 16 16 होती हैं, है ना। और सवैया आपका वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक छंद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किसने लिखी है? कबीरदास ने, सूरदास ने, रैदास ने या जायसी ने? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किसने लिखी है? सूरदास, कबीरदास या रैदास? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? आप लोग आंसर साथ के साथ अवश्य करते रहा करें, इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लगेगा, इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है, कबीरदास, सूरदास या जायसी या रैदास? तो आपका जो राइट आंसर होगा बेटा सी, रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, आपका राइट आंसर होगा रैदास, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसने कहा है? तो किसने कहा है? रैदास ने, ठीक है। चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। चिंतामणि की रचना किसने की है? चिंतामणि एक निबंध है चिंतामणि, और इसकी रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या हरिऔध ने? बेटा आप आंसर अवश्य करें, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिऔध? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि की रचना की है, और ये एक निबंध है चिंतामणि, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का एक रचना और प्रसिद्ध है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। हिंदी साहित्य का इतिहास काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आनंदमय में समास है, द्विग समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो द्विग समास की पहचान है कि पहला पद संख्यावाची है, कि नवग्रह, है ना, संख्यावाची है पहला पद। बहुव्रीहि समास के अन्य पद प्रधान होगा,
कि 2 पद हैं उनमें से अन्य पद प्रधान है। जैसे हम कहते हैं दशानन, और दशानन का अर्थ होता है रावण, तो रावण इसका अर्थ होगा, तो अन्य पद प्रधान हो गया। ठीक है। तत्पुरुष समास में इसमें विभक्तियां आएंगी, कर्मधारय समास में एक विशेषण और एक विशेष्य होगा। ठीक है। अब आनंदमय में समास है, आनंदमय मग्न, आनंद में मग्न, यही तो इसका विच्छेद होगा, आनंद में मग्न, तो इसमें विभक्ति हो गई। कौन सी विभक्ति है, मैं लगाएं तो सप्तमी विभक्ति। अधिकरण, अधिकरण कारक कौन सा होगा, अधिकरण। ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। राइट आंसर बेटा क्या होगा आपका, तत्पुरुष समास। आनंदमय में समास है तत्पुरुष समास। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के उदय होने का स्थान है। सूर्य के उदय होने के स्थान को क्या कहते हैं, उदयाचल, सूर्योदय, प्रभात स्थान, गंधमादन। तो सूर्य के उदय होने का स्थान कहलाता है उदयाचल। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदयाचल। उदयाचल किसे कहेंगे, सूर्य के उदय होने का स्थान। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी पुत्र अगर बुरा है तो क्यों धन इकट्ठा करना, और पुत्र अगर अच्छा है तो क्यों धन इकट्ठा करें। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब इसमें हमें अलंकार देखना है, यह भी अनुप्रास अलंकार के भेद में आ गया। अब ये बड़ी मुश्किल हो गई है ना। तो छेका अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास है, वृत्तिया अनुप्रास है या अंत्य अनुप्रास है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा बी, लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास की पहचान होती है, कभी भी आ जाए तो एक पहचान याद रखना लाटा अनुप्रास की बेटा। लाटा अनुप्रास में, लाटा अनुप्रास आप साथ के साथ नोट कर लें तो ये पहचान आपके बहुत काम आएगी कि एक वाक्यांश, इसमें वाक्यांश क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, पूत और पूत 2 बार, शब्द और वाक्यांश ये वाक्यों के अंश हैं, शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति होती है। ठीक है। एक वाक्यांश या चरण की, एक वाक्यांश चरण या एक चरण ले लें, या शब्द की आवृत्ति हो, शब्द की आवृत्ति मतलब एक से ज्यादा बार आए, शब्द की आवृत्ति हो। ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, शब्द की आवृत्ति होगी, शब्द की आवृत्ति हो, साथ साथ इसके अर्थ की आवृत्ति भी हो, है ना। शब्द और अर्थ दोनों की ही आवृत्ति हो, वहां लाटा अनुप्रास होगा, साथ साथ इसके अर्थ की भी आवृत्ति हो, अर्थ की आवृत्ति हो। अब यहाँ अर्थ की आवृत्ति से क्या मतलब समझेंगे, क्यों धन संचय, तो क्यों धन इकट्ठा कर रहा है, इसका भी अर्थ क्या है, क्यों धन इकट्ठा कर रहा है, अर्थ की भी आवृत्ति हो गई। पूत पुत्र, इसका भी अर्थ पुत्र होगा, इसका भी अर्थ पुत्र होगा। तो शब्द के साथ साथ अर्थ की भी आवृत्ति हो रही है, वहां आपका लाटा अनुप्रास है। ठीक है। तो आप लाटा अनुप्रास के बारे में समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानस के हंस का लेखक का नाम बताएं। मानस का हंस किसे कहते हैं, आपका एक प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आया था, किस किस को पता है मानस का हंस किसको कहा जाता है। और अब इसमें क्या पूछा है, इसके लेखक का नाम पूछा है। मानस का हंस एक उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक कौन है, इस नोवेल के लेखक कौन है, इसके राइटर जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर करें। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने एक उपन्यास लिखा मानस का हंस, और ये इन्होंने किस पर लिखा था, मानस का हंस तुलसीदास पर, इसीलिए तुलसीदास को मानस का हंस भी कहते हैं। ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिए, यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न बन गए। ये काफी बार आया हुआ है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया है कि मानस का हंस किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा, तुलसीदास को। ठीक है। मानस का हंस किसने लिखा है, अमृतलाल नागर ने, और ये एक उपन्यास है। आपके 3 प्रश्न बन गए यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पस स्वर है,
पस्त स्वर। अब ये जीभ के आकार के आधार पर स्वर पढ़ाए होंगे आपको कि आगे से बोले जाए या मध्य से या पश्च से। जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा है। प्रयोग के आधार पर साथ के साथ नोट करते रहें। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर। ठीक है। जीभ का अग्रभाग काम करे जिन स्वरों के उच्चारण में, वो होंगे आपके अग्र स्वर। जिनमें मध्य में काम करे वहां मध्य स्वर। ठीक है। तो कौन कौन से आपके अग्र स्वर में आएंगे? तो ई, लघु ई और दीर्घ ई, लघु ए और आपकी दीर्घ ए आएगी अग्र स्वर में। ठीक है। नोट करते रहना साथ के साथ। लघु ई और दीर्घ ई अग्र स्वर में, लघु ए और दीर्घ ए और आए आपके अग्र स्वर में आएंगे। मध्य स्वर में आपका आएगा केवल आ। आप बोलकर भी देखें तो ई आगे से बोले जा रहे हैं, ए आगे से बोले जा रहे हैं, मध्य बीच से आ और पश्च स्वर में आएंगे आ, ऊ। आप बोलेंगे तो पीछे से आवाज आती हुई मालूम पड़ेगी। आपके दीर्घ ऊ और लघु ऊ दोनों ही आएंगे इसमें, और आपका ओ और औ भी आएगा, ओ और औ। तो ये पश्च स्वर में है। मध्य स्वर में केवल एक है आ। ठीक है। ये नोट कर लें, नोट कर लेंगे तो आपको फायदा होगा। चलिए, इसका आप आंसर कर पाएंगे। पश्च स्वर कौन सा है? आ, ई या आ? तो इसमें अग्र स्वर में है ई, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? हिंदी भाषा के मानकीकरण का प्रयास कौन सी पत्रिका में किया गया है? सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, सुदर्शन, हिंदी प्रदीप। आपकी पत्रिकाएं ये दी गई हैं, सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, सुदर्शन, हिंदी प्रदीप। तो आपका राइट आंसर होगा सरस्वती। सरस्वती पत्रिका में आपका हिंदी भाषा का मानकीकरण किया गया है। और सरस्वती पत्रिका किसने लिखी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। ठीक है, द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर किसकी कृति है? विश्वनाथ की, पंडित राज जगन्नाथ की, क्षेमेंद्र की या आनंदवर्धन की? अगर आपको इसका आंसर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य कर दें बेटा। साथ के साथ आंसर करते रहेंगे तो एक जुड़ाव महसूस होगा कि क्लास बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, आप लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप क्लास में उत्सुकता से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका प्रश्न क्या है? रस गंगाधर किसकी कृति है? ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ प्रश्न है। रस गंगाधर किसकी कृति है? विश्वनाथ की, पंडित राज जगन्नाथ की, क्षेमेंद्र की, आनंदवर्धन की? तो आपके पंडित राज जगन्नाथ हैं, उन्होंने रस गंगाधर लिखी है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, पंडित राज जगन्नाथ। तो रस गंगाधर किसकी कृति है? पंडित राज जगन्नाथ की। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? प धन अवन, प धन वन, पो धन अन या पौ धन अन? तो ये कौन सी संधि है? प, इसका जो संधि विच्छेद होगा पो धन अन होगा। ओ बदल गया, ओ प्लस अ बदल गया अब में। ठीक है, अगर यहीं पर ए होता, ये अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर ए और यहाँ पर कोई स्वर आ जाए, ठीक है, स्वर के जुड़ा देंगे उसकी मात्रा, ए का आय हो जाएगा, ए का ए बदल जाएगा आय में, और आपका ओ बदल जाएगा आव में, अब में, अब। ठीक है, आव बदल जाएगा आव में। ये किसके उदाहरण हैं? ये किसके नियम हैं? ये अयादि संधि के नियम हैं। ठीक है, याद रखेंगे। पवन में कौन सी संधि है? ऐसे ही भवन आ जाए तो आप बता लेंगे भोधन अन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका,
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ये प्रश्न मैंने कई बार आपको परीक्षा में ये प्रैक्टिस सेट में रखा है। 343 से 351 तक, 434 से 351 तक, 443 से 135 तक, 343 से 153 तक। सारे क्रम उल्टे लिखे हुए हैं, है ना। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा है? 343 से 351 तक। संविधान में इन अनुच्छेदों में, भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है 343 से 351 तक। और प्रत्येक का एक एक बार जरूर देख कर जाएं कि 343 से क्या होगा, 44 से, इससे ये सारे अनुच्छेद आप पढ़कर अवश्य जाएं। इससे संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, आपका 21 नंबर प्रश्न है। वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं। कुछ बच्चे तो काफी अच्छे आंसर दे रहे हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं क्लास में। वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं, उन्हें उस स्थान को क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं, सरसिज कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं या निहारिका? तो ये नोट कर लेंगे बेटा। वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश का हमें ऐसा आभास हो कि मिलते हुए दिखाई दे पृथ्वी और आकाश, उसको कहते हैं क्षितिज। क्या कहते हैं बेटा? उसको क्षितिज। ठीक है, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई दे उसको क्षितिज कहेंगे। अंतरिक्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी और आकाश के बीच का जो क्षेत्र होता है, पृथ्वी और आकाश के बीच का, कभी आ जाए पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाएगा। बीच का स्थान क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष। निहारिका, नेब्यूला किसे कहेंगे? नेब्यूला। तारे और ग्रहमंडल जहां बनते हैं वो उसे नेब्यूला कहते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद गैस प्लाज्मा से बने बादल ये क्या कहलाते हैं? निहारिका कहलाते हैं। ठीक है, खेत, अगला प्रश्न है आपका, खेत का तत्सम रूप होगा। तत्सम, तत् माने उसका, और सम उसके जो समान हो। किसके समान? संस्कृत के समान। तो खेत का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? क्षेत्र, खेत्र, छत्र या छात्र। छात्र, है ना। ये छा किससे मिलकर बना है? आपका का और श से, मूर्धन्य सा से मिलकर बना है क्ष। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दशानन किस प्रकार का शब्द है? अब हम पूछ लें दशानन में कौन सा समास है, आप लोग बता लेंगे कौन सा समास है दशानन में? दशानन में कौन सा समास है? आप लोग अभी आंसर करें, दशानन में कौन सा समास है? आपके लिए एक प्रश्न बनाया है, दशानन में कौन सा समास है? कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर दें। अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो अवश्य आंसर करेंगे इसका, दशानन में कौन सा समास है। तो यहाँ अभी प्रश्न हमारा क्या है? 23वां। दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या योग रूढ़ शब्द है, या इनमें से कोई नहीं? तो कल की क्लास में हमने, या पिछली क्लास में हमने, पिछले प्रैक्टिस सेट्स में हमने किसी में रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ को डिटेल में बताया था, विस्तार से आपको बताया था। रूढ़ किसे कहेंगे? कि कोई ऐसा शब्द हम लिख दें, पानी, अब इसे तोड़े तो कोई अलग अलग अर्थ ना बने, पा प्लस नी, तो पा का कोई अर्थ नहीं, नी का कोई अर्थ नहीं। तो ये कैसा शब्द है? रूढ़। इसका विच्छेद करें, इसका खंड करें तो खंड का कोई अर्थ ना निकले तो उसे कहेंगे रूढ़ शब्द। यौगिक किसे कहेंगे? कि दो शब्दों से मिलकर बना हो, जैसे विद्यालय हमने ले लिया, हिमालय ले लिया, या कोई भी ऐसा शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है तो वो यौगिक शब्द में आ जाएगा। विद्या धन आलय, विद्या का आलय, विद्या का घर। ठीक है, विद्यालय। अब योग रूढ़ क्या होगा? योग रूढ़ में कि जैसे हम लिखते हैं, यही एग्जाम्पल लेते हैं, दशानन, तो इसका हम तोड़ेंगे तो 10 प्लस आनन, आनन, इसका क्या हो गया? विच्छेद हो गया। खंड हमने इसके कर लिए, इसका भी अर्थ निकला आया। आनन माने होता है मुख, है ना। तो दोनों के अर्थ निकल आए, लेकिन इसका जो रूढ़ अर्थ जो है वो दूसरे के लिए रूढ़ हो गया है, यानी कि दूसरे के लिए रूढ़ हो गया। किसके लिए? दशानन किसको कहेंगे? रावण को। तो अर्थ रूढ़ हो गया है यहाँ पर,
इसका अर्थ यही निकालेंगे हम, दशानन अर्थात रावण। अर्थ इसका रूढ़ हो गया, ठीक है। ऐसे ही कहते हैं चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाणी में हाथ में, तो इसके लिए कहेंगे विष्णु के लिए चक्रपाणी, तो रूढ़ अर्थ हो गया विष्णु के लिए, तो यहाँ पर होगा योग रूढ़, कि हम खंड कर दें, अर्थ अलग अलग निकले, ये दो शब्दों से मिलकर बना है तो योग, और रूढ़ इसका अर्थ इसका रूढ़ हो गया है, इसलिए योग रूढ़। अब तो यहाँ से आप अच्छी तरह ये शब्द के भेद समझ गए होंगे। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रचना के आधार पर ये हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द के भेद, ठीक है। शब्द के प्रकार है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे शब्द के प्रकार, ठीक है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब क्या आप आंसर करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, योग रूढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकारी शब्द होते हैं। अब विकारी दो शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। विकारी मतलब बदल जाए, अविकारी जो बदले ना, बदल जाए, और जो ना बदले उन्हें कहेंगे अविकारी, ठीक है। विकारी जो शब्द होते हैं वो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर बदल जाते हैं, लेकिन अविकारी शब्द इन आधार पर नहीं बदलेंगे। लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि के कारण नहीं बदलेंगे अविकारी शब्द। अब आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण में से इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए में दिया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी हैं या अविकारी हैं? क्रिया विशेषण, अब इनके बारे में आपको पता होगा तभी आप टिक कर पाएंगे। विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, संबंध बोधक शब्द होते हैं, तो ये कौन से जो हैं वो विकारी हैं, कौन से अविकारी हैं, आपको अभी हम समझाई देते हैं। आपके संज्ञा, आप नोट कर लेना इसको, संज्ञा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट के सारे ही प्रश्न बहुत काफी महत्वपूर्ण ही हैं सारे। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी विकारी होते हैं। विशेषण ये सभी विकारी होते हैं, ये लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदल जाते हैं, है ना। क्रिया जैसे लगाएं आप जाता, और लड़की होगी लिंग के आधार पर बदल गया कि लड़की होगी तो क्या लगा देंगे? जाती है। और वचन के आधार पर एक लगा होगा तो कहेंगे जाता है, बहुत सारे लड़के होंगे तो जाते हैं, इस तरह कर देंगे। तो ऐसे ही इनके आधार पर ये बदल जाते हैं। तो आपके विकारी में आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और बाकी बचे अविकारी में आएंगे आपके क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, तेज शब्द कैसा? दौड़ता है क्रिया है, और तेज दौड़ रहा है, तो तेज जो शब्द हो गया वो क्रिया विशेषण होगा। तो ये कैसा शब्द है? अविकारी। क्या बदल जाएगा? तेज का आपने कहीं तेजा, तेजे, तेजी लिखा हुआ देखा? नहीं देखा, तो कैसा शब्द है? अविकारी, है ना, अव्यय, अव्यय है, ठीक है। क्रिया विशेषण आएगा आपका संबंध बोधक आएंगे, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक आएंगे आपके, समुच्चय बोधक, इसमें आएंगे अविकारी शब्दों में, ठीक है। और विस्मयादि बोधक, हे, अरे, भो, विस्मयादि बोधक, आहा, स्मयादि बोधक जो शब्द हैं वो विकारी, अविकारी में आएंगे, बदलेंगे नहीं ये, ठीक है। यहाँ से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे विकारी और अविकारी, ये चारों ये विकारी हैं, ये इधर के अविकारी हैं। तो ये साथ के साथ नोट भी करते रहें। तो आपका जो राइट आंसर होगा संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण विकारी शब्द है। यहाँ पर क्रिया विशेषण अविकारी है, सर्वनाम विकारी है, तो ये नहीं सही होगा। विस्मयादि बोधक ये अविकारी होते हैं, संबंध बोधक ये भी अविकारी होते हैं, ये बदलते नहीं हैं, ठीक है। तो इनको नोट अवश्य कर लें, इसलिए कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या दुकर्मक क्रिया? दुकर्मक क्रिया है। तो सुमित सो रहा है, ये आपको क्रिया की क्लास मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई थी, उसमें क्रिया के भेद पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको क्रिया से संबंधित कोई परेशानी है तो क्रिया की क्लास अवश्य लें, प्लेलिस्ट में आपको
ये क्लासें मिल जाएंगी। जिन टॉपिक पे मैंने आपको क्लास पढ़ाई हुई है वो आपको हिंदी की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। ठीक है। सुमित सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं हो। प्रेरणार्थक, जो प्रेरणा से कार्य करवाया जाए, जैसे मोहन राम से पत्र लिखवाता है, तो लिखवा रहा है प्रेरणा से, उसकी प्रेरणा से लिख रहा है कि लिखवाया जा रहा है। द्विकर्मक, दो कर्म हो कि वह पेन से, वह ऐसा द्विकर्मक यानी दो कर्म हो, वह गाय से दूध दूता है, तो गाय और दूध दो कर्म हो गए, ऑब्जेक्ट दो हो गए। यहाँ पर क्या है? सुमित सो रहा है। अब यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? यहाँ पर होगी आपकी अकर्मक क्रिया, यहाँ कर्म नहीं है। और कर्म नहीं है ये हम कैसे पहचानेंगे? क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या, क्या का उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया होगी, और क्या का उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया हुई। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म साथ होगा, कर्म आपका दिख भी रहा होगा और छुपा भी होगा, है ना। तो इनको कभी आप भूल जाएं तो क्या का प्रश्न करें सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए। सुमित सो रहा है, हमने प्रश्न किया क्या सो रहा है, क्रिया से तुरंत पहले प्रश्न करें क्या सो रहा है, तो क्या का हमें कोई उत्तर नहीं मिला, तो यहाँ कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। ठीक है। वह पढ़ता है, तो पढ़ना कैसी क्रिया? वह पढ़ता है, तो हम प्रश्न करेंगे क्या पढ़ता है, तो कुछ तो उत्तर मिलेगा कि कुछ मतलब कहानी पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, इस तरह इसमें आपको क्या का आंसर मिल गया, तो ये कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अगर हम कह दें चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, अब प्रश्न करें क्या उड़ती हैं? चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, तो प्रश्न करें क्या उड़ती हैं, तो क्या का उत्तर नहीं आया, तो ये कैसी क्रिया है? आपकी अकर्मक क्रिया। यहाँ से सकर्मक और अकर्मक को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है। तो आपका ये लास्ट प्रश्न था आज की क्लास का, और आपके लिए एक होमवर्क भी दे रहे हैं। होमवर्क क्या? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दें। एक प्रश्न है आपके लिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास बताएं। एक प्रश्न आपको हम बनाकर दे रहे हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास बताएं। ये आपके लिए प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास बताएं। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें। हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा होगा, उसका नाम अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।